गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन का अर्थ। रिवैल्यूएशन इज द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज at the time of admission or retirement of partner or on the occasion of reorganizations of the partnership firm। पुनर्मूल्यांकन साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण के समय या साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अवसर पर संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन है। अब हम जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता। At the time of admission of a new partner, a revaluation account is prepared for the revaluation of assets and liabilities। साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में आवश्यक समायोजन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो उसके एंटर होने से ही जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनकी एडजस्टमेंट की जाती है, और जो भी अमाउंट एडजस्टमेंट करके आता है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया जाता है, बताया जाता है। दिस इज़ आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे लाभ हानि संयोजन खाता भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाभ हानि संयोजन खाता। और क्यों कहते हैं इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को नहीं बताते हैं, बल्कि उनकी मूल्य से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करते हैं, इसमें बताते हैं। तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। दिस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इस खाते को अवास्तविक खाता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम क्या बताते हैं, प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पर भी हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट ये हो गया। तो हमने जान लिया रिवैल्यूएशन के बारे में और हमने जान लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। अब हम आगे जानते हैं। There are two ways for revaluations of assets and liabilities। संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के दो तरीके हैं। तो दो तरीके हैं, टू वेज हैं मूल्यांकन के। तो फर्स्ट क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपीयर इन बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू। संपत्तियों तथा दायित्वों को संशोधित मूल्य पर दिखाया जाता है। और सेकंड है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपीयर्स एट ओल्ड वैल्यू इन बुक्स। संपत्तियों तथा दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाया जाता है। तो अब ये जो दो तरीके हैं, इन तरीकों को ही हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपीयर इन बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू। संपत्तियों तथा दायित्वों को संशोधित मूल्य पर दिखाया जाता है। तो इसको समझते हैं। व्हेन वी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट वी शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं तो हम संपत्तियों तथा दायित्वों को बैलेंस शीट में उनके संशोधित मूल्य पर दिखाते हैं। तो फर्स्ट केस हो गया कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने के बाद जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनको हम किस वैल्यू के ऊपर बताएंगे, रिवाइज्ड। रिवाइज्ड होता है जो नया है, जो मार्केट प्राइस जो चला हुआ है, जिसको हम हिंदी में संशोधित मूल्य भी कहते हैं, उस मूल्य के ऊपर क्या किया जाता है, संपत्तियों और दायित्वों को बैलेंस शीट्स में बताया जाता है। तो ये हो गया जो फर्स्ट केस था। और सेकंड देखते हैं अब हम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपीयर एट ओल्ड वैल्यू इन बुक्स। संपत्तियों तथा दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाया जाता है। तो एक ऐसा हो सकता है कि पिछला आपको बताया कि जब नए मूल्य पे, अब वो ऐसा हो सकता है कि पुराने और मूल्य के ऊपर बताएं, तब भी हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। द पार्टनर में डिसाइड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो साझेदारी यह तय कर सकते हैं कि संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्य उनके पुराने मूल्य पर पुस्तकों में दिखाई देना ही जारी रहेगा। तो इसमें जो सेकंड केस है वो ऐसा डिसाइड भी कर सकते हैं सभी पार्टनर्स
कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को पुराने मूल्य के ऊपर क्या करेंगे, बताएंगे। In such a case, we record an increase or decrease in the number of assets and liabilities in the memorandum revaluation account. तो ऐसे मामले में हम मेमोरेंडम पुनः मूल्यांकन खाते में संपत्तियों तथा दायित्वों के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी का लेखा करते हैं। तो इस दशा में क्या बनता है, जब संपत्तियों और दायित्वों को, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ओल्ड वैल्यू के ऊपर बुक्स में बताया जाता है, पुराने मूल्य के ऊपर बताया जाता है, तो हमारे को उनका जो वैल्यूएशन है वो तो करना पड़ता है। तो उसका वैल्यूएशन हम कहाँ करते हैं, फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करते हैं, फिर हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। तो आपको जो 2 वे बता दिया, तो फर्स्ट वे में जब हमने रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर बताना है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और जब हमने ओल्ड वैल्यू के ऊपर ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बताना है तो हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो मेमोरेंडम है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम पुनः मूल्यांकन खाते के भाग। दिस अकाउंट हैज़ 2 पार्ट, यह खाता 2 भागों में बंटा होता है। जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है उसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। ठीक है, अब कौन कौन से है, द फर्स्ट पार्ट इज लाइक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वी ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशो। इसका पहला भाग पुनः मूल्यांकन खाते की तरह होता है। पहले भाग के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो किसकी तरह होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह होता है। जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो इसके बारे में मतलब जैसे आपको बताया जाएगा, अकाउंट जब बनाएंगे तब बताया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक ही पार्ट होता है, और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के कितने पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। और जो पहला पार्ट होता है वो बिल्कुल कैसा बनता है, जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनता है, लेकिन उसमें जो है जो प्रॉफिट और लॉस होंगे वो किस में बांटे जाएंगे, वो पुराने पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर हैं उनमें बांटे जाएंगे और ओल्ड रेशो में। अब आगे देखते हैं। इन द सेकेंड पार्ट we reverse the entries of the first part, thus it is the first part shows a profit, then the second part will shows loss and vice versa। दूसरे भाग में हम पहले भाग की प्रविष्टियों को उल्टा करते हैं। इस प्रकार यदि पहला लाभ को दिखाता है तो दूसरा भाग हानि को दिखाता है, और इसके विपरीत। तो अब जो मतलब आपका सेकंड पार्ट होता है वो इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब उल्टा, अर्थात जो हमने एंट्रीज डेबिट साइड में की हुई होती है उनको हम कहाँ कर देते हैं, क्रेडिट साइड में, और जो हमने क्रेडिट साइड में की होती है सारी की सारी एंट्री उनको कहाँ ले जाते हैं, हम डेबिट साइड में ले जाती है। और अगर पहले पार्ट में आपको प्रॉफिट निकला हुआ है तो जितने अमाउंट का प्रॉफिट निकला हुआ है दूसरे पार्ट में उतना ही क्या होगा, लॉस निकलेगा, क्योंकि हम रिवर्स करेंगे। और अगर फर्स्ट पार्ट में लॉस निकला हुआ है तो फिर सेकंड पार्ट में उतना ही क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट रिवैल्यूएशन की तरह है, और दूसरा हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्रीज कर देंगे। फर्स्ट में प्रॉफिट है तो दूसरे में लॉस, और फर्स्ट में लॉस है तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। The profit or loss of the second part is shared by all the partner, including new partner in their capital, new profit sharing ratio। दूसरे भाग के लाभ या हानि को सभी साझेदारों, नए साझेदार सहित में उनके नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। तो अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट में जो प्रॉफिट और लॉस निकले हुए हैं उसको ओल्ड पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, और सेकंड पार्ट में जितने प्रॉफिट और लॉस निकलेंगे उनको सभी पार्टनर जो हैं वो आपस में बांटेंगे। उसमें नए को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, और उसको बांटा जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो हमने जान लिए पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाते तथा मेमोरेंडम पुनः मूल्यांकन खाते में अंतर। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमने लिया हुआ है आधार बेसिस,
दूसरा है पुनः मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आगे है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट जो भाग है, तो पुनः मूल्यांकन खाते का इसका एक ही पार्ट होता है, इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनेगा। और मेमोरेंडम पुनः मूल्यांकन में कितने होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको बताया कि किसकी तरह बनता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनता है, और सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल इसका उल्टा बनता है। अब सेकंड जो पॉइंट आ गया, लाभ हानि का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस में बांटते हैं, जो पुराने पार्टनर हैं उनमें, और उनकी ही कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब जब बात करते हैं मेमोरेंडम पुनः मूल्यांकन खाते की, तो इस खाते के पहले भाग के लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में, तो यहाँ तक हम समझ लेते हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया पहले कि इसके 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी प्रॉफिट और लॉस को निकलेगा वो सिर्फ किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे ओल्ड पार्टनर को, और उनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तथा दूसरे भाग के लाभ या हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके नए अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। तो जो दूसरा पार्ट जो निकलेगा, तो दूसरे पार्ट में कितने निकलेंगे, मतलब अगर पहले पार्ट में जितने प्रॉफिट निकले तो उतने दूसरे में उतने लॉस निकलेंगे, अगर पहले पार्ट में लॉस निकले तो दूसरे में उतने क्या निकलेंगे, प्रॉफिट। तो जो सेकंड पार्ट है उसको हम किस में बांटेंगे, उसको हम सभी पार्टनर में क्या कर देंगे, बांट देंगे, और बांटने के बाद उनके कैपिटल अकाउंट में उस अमाउंट को क्या कर देते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब थर्ड पॉइंट है स्थिति विवरण पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। जब पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है तो स्थिति विवरण में संपत्तियों तथा दायित्वों को परिवर्तित मूल्य पे दिखाया जाता है। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को आपको मैंने बताया था रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर बताया जाता है, जो संशोधित मूल्य है उनके ऊपर बताया जाता है, ठीक है, नए मूल्य के ऊपर। और जब हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो जब मेमोरेंडम पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है तो स्थिति विवरण में संपत्तियों तथा दायित्वों को उनके पुराने मूल्य पर दिखाया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तो बनाएंगे, लेकिन जब बात आएगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में बताने की, तो किस में बताया जाएगा, पुराने मूल्य के ऊपर ही, जो उनके चले आ रहे हैं, जिस मूल्य के ऊपर हमने उनको खरीदा था। और थर्ड आ जाता है प्रयोग और यूज़। सामान्यता इसी विधि का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो मैक्सिमम किसको हम यूज़ करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज़ करते हैं। और यह खाता तभी बनाया जाता है यदि सभी साझेदार संपत्ति तथा दायित्वों को उनके पुराने मूल्य पर दिखाने का निर्णय लेते हैं। तो मेमोरेंडम आप तभी बनाते हैं जब सभी पार्टनर डिसीजन लेंगे कि नहीं, हम पुराने मूल्य के ऊपर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बताएंगे। लेकिन आजकल ऐसा है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को किस मूल्य के ऊपर, परिवर्तित मूल्य के ऊपर, रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो ये हमने डिफरेंस कर लिया, पुनः मूल्यांकन खाता तथा मेमोरेंडम पुनः मूल्यांकन खाते का में अंतर कर लिया। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हमने जो है डिस्कस कर लिया कि 2 वेज, और 2 वेज में हमने फर्स्ट कर लिया जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर, और दूसरा जब हम उनको ओल्ड वैल्यू के ऊपर बताएंगे। जब रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर बताएंगे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जब हम ओल्ड वैल्यू के ऊपर बताएंगे तो हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और इसके बाद हमने डिफरेंस कर लिया, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।